मीना और साहिल की शादी हो रही है, जो मीना की मम्मी ने इमोशनल अत्याचार के सहारे पक्की कराई है, जिसमें अब मीना के अलावा बाकी सब बहुत खुश होते हैं और यही बात मीना को पसंद नहीं आती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके देखो सब कैसे हंस रहे हैं, मैं इन्हें शांति से जीने नहीं दूंगी। ऐसा सोचकर मीना अपने ससुराल को हर दिक्कत देने का प्लान बनाना शुरू कर देती है, जिसमें वो ना तो किसी के साथ अच्छी तरह से बात करती है और ना ही किसी की कोई बात मानती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर साहिल को कुछ अजीब लगता है। क्या बात है मीना, तुम्हें मेरे घर वालों से कोई दिक्कत है क्या? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब होने लगी है और उसकी वजह भी तुम ही हो। मीना के इस गलत बर्ताव को सब उसके नई जगह शिफ्ट होने और एडजस्ट हो पाने में दिक्कत समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक शाम सब साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते कि बुढ़ऊ अपने बेटे से कुछ सीखो। जिस तरह मीना या साहिल एक दूसरे पर कोई पाबंदी नहीं रखते, उस तरह तुमने मुझे कभी अपनी जिंदगी जीने नहीं दी। तुम्हारे पीछे लाइफ के 40 साल बर्बाद कर दिए। इस जन्म में अब बहुत हो गया, अब तो कोई दूसरी ढूंढ लो। इस जन्म से मतलब? अगर अगले में भी तुम ही मिलने वाली हो तो मुझे दूसरा जन्म ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? इतने करवा चौथ कर रखे हैं, सबका पूरा हिसाब वसूलूंगी। वैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मुझे भी करवा चौथ रखना चाहिए। भला मीना से अच्छी पत्नी मुझे दूसरी कहाँ से मिलेगी? साहिल की बात पर मीना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अरे क्या, ऐसे मत देखो, जुबान कड़वी हुई तो क्या, दिल अच्छा है तुम्हारा। अरे दोनों की शादी को 5 महीने हो गए और तुम आज भी ऐसा बिहेव करती हो जैसे कल ही यहाँ आई हो। कोई दिक्कत है क्या बेटा? अगर है तो बता दो, हम सब मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। नहीं मम्मी जी, मेरी दिक्कत का किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। वैसे अब मैं सबके साथ अच्छी तरह रहने की कोशिश करूंगी। एक घर में 25 साल रहने के बाद तुमसे 5 महीने में दूसरी जगह बिल्कुल नए और अनजान परिवार के साथ सेटल होने की उम्मीद की जाती है, पर मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल होता है, पर एक छोटी कोशिश से शुरुआत की जा सकती है। साहिल और उसके परिवार के अच्छे व्यवहार से मीना भी अब उनके साथ अच्छी तरह रहने का फैसला तो कर लेती है, पर अभी भी पहले जैसी बातें और हंसी उसके चेहरे पर नहीं आती। एक शाम रसोई में खाना बनाते वक्त साहिल मीना के पास आता है। जानता हूँ शायद तुम्हें फर्क ना पड़े, लेकिन कल से मुझे दोबारा ज्वाइन करना है। उम्मीद है जब वापस आऊँ तो हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो। और कुछ नहीं तो एक दोस्त की तरह कहना चाहती हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगी। इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। 4 महीने बाद बॉर्डर पर हमले की खबर आती है और उसी के बाद से साहिल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कुछ समय बाद साहिल के 2 साथी अफसर घर आते हैं। सॉरी आंटी, अंकल, हमने हर जगह बहुत ढूंढने की कोशिश की पर साहिल का कहीं कोई पता नहीं चला। माना जा रहा है कि शायद हमले की वजह से उसकी बॉडी कहीं। वो हमारा बहुत अच्छा और बहादुर साथी था। अपने बेटी के बारे में ये जानकर माँ बाप सदमे में आ जाते हैं। वहीं मीना की आंखों में एक आंसू तक नहीं होता। कुछ महीनों तक विधवा बनकर साहिल का घर संभालती है, लेकिन फिर एक शाम अपनी मम्मी के पास आ जाती है। मानती हूँ साहिल अच्छे इंसान थे, पर मैं पूरी लाइफ रोते तो नहीं बैठ सकती। आपने एक बार अपनी जिद से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए अब मैं रवि से शादी करने जा रही हूँ। माँ को अपना फैसला सुनाकर मीना सीधा अपने प्यार रवि के पास पहुंच जाती है, जो पहले से कोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, और दोनों कोर्ट मैरिज करके खुशी से सबसे अलग रहने लगते हैं। बहुत टाइम हो गया, मैं कभी खुश नहीं रही वहाँ पर, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। चलो ना कोई मूवी देखते हैं। अरे तुम्हें इतना परफेक्ट इंसान मिला था, फिर भी खुश नहीं थी। परफेक्ट या अच्छे होने के साथ प्यार भी होना चाहिए, जो वहाँ नहीं था और यहाँ है। मीना, तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ जल्दी कर दी? मतलब उसे गए हुए मुश्किल से 1 साल हुआ है। पहले उसके पेरेंट्स ने बेटा खोया और फिर तुम उनका दिल तोड़कर उन्हें छोड़कर आ गई। अरे तुम कभी उनसे मिले भी नहीं और उनसे इतनी हमदर्दी क्यों? मीना की बात पर रवि चुप हो जाता है। लाइफ चलती रहती है। देखते ही देखते दोनों की हैप्पी लाइफ के 2 साल बीत जाते हैं, जिसमें मीना की मम्मी भी उन्हें माफ कर देती है। एक शाम सब साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तब घर की घंटी बजती है। रवि दरवाजा खोलता है। जी कहिए, किससे मिलना है? मीना है घर पर। आवाज सुनकर मीना और उसकी मम्मी भी दरवाजे के पास आ जाती हैं। साहिल को सामने खड़ा देख उनकी आंखें फटी रह जाती है। साहिल, तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगे, पर तुम्हें तो मेरे जिंदा होने का दुख है। क्या अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? अब सब एक जगह बैठकर साहिल को घूरने लगते हैं।
जिस पर वो अपने घायल होकर सबके अलग होने से लेकर इतने टाइम बाद ठीक होकर वापस आने तक की पूरी कहानी सुनाता है। वैसे मैंने सुना तुमने दूसरी शादी कर ली। हाँ, आखिर कब तक अकेली रहती तो? पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ, पत्नी को अकेलापन लगने लगा। याद हो तो पहले भी हम अकेले अकेले ही रहते थे। वो इसलिए क्योंकि वो शादी जबरदस्ती की थी, लेकिन ये मेरे प्यार के साथ है। लेकिन कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान 7 साल तक गायब रहे तभी उसे डेड माना जाता है, और इस हिसाब से तुमने मेरे जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर ली जो इल्लीगल है। ये सुनकर मीना घबरा जाती है, लेकिन साहिल उनकी कंप्लेंट करने की जगह डिवोर्स का फैसला लेकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। डिवोर्स तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि साथ रहने का आइडिया सही नहीं है? तो क्या पहले पति के हुए दूसरे के साथ रहना सही है? भूलो मत, ये शादी इल्लीगल है, और अगर हम दोनों साथ नहीं दिखे तो लोगों में शक फैलेगा, और साथ में डिवोर्स के समय प्रॉब्लम भी हो सकती है। साहिल की बात में लॉजिक देखकर मीना आगे कुछ नहीं बोलती, जिसके अगले ही दिन साहिल डिवोर्स केस फाइल कर देता है। डिवोर्स प्रोसेस के चलते तीनों साथ में अच्छा घुल मिल जाते हैं, जिसमें साहिल और रवि के बीच का बॉन्ड भी अच्छा हो जाता है। सोचा नहीं था कि अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हुए उसके दूसरे पति के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। मेरे दोनों पतियों के बीच ये अनएक्सपेक्टेड दोस्ती समझ से बाहर है। इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ होगा। हर चीज का कोई फर्स्ट टाइम तो होता ही है। ये हमारी कहानी का है, समझो। रवि की बात मीना को समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही डिवोर्स फाइनल होने पर उसे साहिल और रवि की शादी का पता चलता है, तब उसे बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप और फर्स्ट टाइम वाली सारी बातें समझ में आती हैं, और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। शांति अपनी बहू खुशी और पूजा के साथ रहती थी, लेकिन उन दोनों बहुओं के मायके वाले भी शांति के ही घर में रहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शांति की बहू का कोई भाई नहीं था। इसलिए शांति की दोनों बहू अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने मायके वालों को ही घर ले आती है, जिस वजह से शांति के घर की शांति भंग हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। माँ, खाना बन गया है, जल्दी से खा लो, बर्तन भी साफ है, वरना हमसे पहले अगर उस पूजा के घर वालों ने खाना खा लिया ना तो पूरे मोहल्ले के बर्तन मुझे अकेले धोने पड़ेंगे। वो तो ठीक है बेटा, पर अभी टाइम देखा है तूने? सुबह के 11 बज रहे हैं। ये कौन सा टाइम होता है खाने का? और तू तो जानती है ना, मैं दोपहर के 1:30 बजे ही खाना खाती हूँ। माँ, 1:30 बजने का क्यों इंतजार कर रही हो? नौकरानी अभी अभी घर के सारे बर्तन धोकर गई है। 1:30 बजे अगर तुम खाना खाओगी और उससे पहले पूजा के घर वालों ने खाना खा लिया तो बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे, समझा करो ना। मैं सब समझती हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरे एक बार कहने पर तेरे ससुराल आकर बैठ गई। पर मुझे समझ में नहीं आता, उस पूजा ने क्यों अपने मायके वालों को बुला लिया, और तेरी सास कुछ कहती क्यों नहीं? अरे माँ, तुम नहीं जानती मेरी देवरानी को, बहुत तेज है वो। क्योंकि मेरे मायके वाले ससुराल में है ना, इसी की चिढ़ से उसने अपने मायके वालों को भी बुला लिया। वो ये सोचती है जब जेठानी जी के मायके वाले यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं तो मैं अपने माँ बाप से क्यों दूर रहूं। इसीलिए तो हमसे पहले खाना खाकर बैठ जाती है ताकि उसे बर्तन भी ना धोने पड़े। बेटा, मुझे तो लगता है सारी मुसीबत की जड़ हम ही हैं, हमें चले जाना चाहिए। ऐसे भी अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि मुझे अपने बेटी और दामाद की ज़रूरत पड़े। माँ, तुम्हें ना पूरी दुनिया की फिक्र रहती है सिवाय अपनी बेटी की। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो ना। चलो जल्दी से खाना खा लो, और कभी मेरा भी सोचा करो। मैं नन्ही सी जान कितना काम करूंगी इस घर में। खुशी के बार बार दबाव डालने पर खुशी की माँ थोड़ा खाना खा लेती है। खुशी भी अपने घर वालों को खाना खिलाकर खुद खाना खाकर आराम से बैठ जाती है। अब दोपहर में पूजा अपने मायके वालों के साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो वो देखती है कि घर के सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बर्तन साफ करते हुए घर वालों को सुनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इतने बर्तन गंदे कैसे कर देते हैं इस घर के लोग। अरे इतना बड़ा तो परिवार भी नहीं है जितने गंदे बर्तन इस घर में हो जाते हैं। कहीं मुझसे इस घर में काम करवाने के लिए कुछ लोग मोहल्ले के भी बर्तन तो उठाकर नहीं ले आते। पूजा की आवाज सुनकर शांति अपनी समधन यानी कि पूजा की माँ पुष्पा के साथ रसोई में आती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि पूजा गुस्से में घर के सारे बर्तन धो रही है। अरे पूजा, इतने सारे बर्तन कैसे हो गए? अभी सुबह ही तो नौकरानी सारे बर्तन धो कर गई थी ना। मुझसे क्या पूछ रही हैं माँ जी? ये सवाल तो आपको अपनी प्यारी बहू से पूछना चाहिए, जिन्हें सुबह के 10-11 बजे ही भूख लग जाती है। इंसान 1 बजे के बाद लंच करता है, पर आपकी प्यारी बहू 12 बजे से पहले ही कर लेती है ताकि उन्हें बर्तन ना धोने पड़े। पूजा,
तू अपनी सास से किस तरह से बात कर रही है? कुछ होश भी है तुझे? क्या बोल रही है तू? अरे तू इस घर की बहू है, अगर थोड़े से बर्तन धो लिए तूने तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, मैं इंसान थोड़ी ना हूँ, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो मैं पूरे मोहल्ले के बर्तन धो रही हूँ। फर्क तो सिर्फ हमारी जेठानी जी को पड़ता है, नाजुक कली जो है। अच्छा बहू, गुस्सा मत हो, मैं इस बारे में बड़ी बहू से बात करूंगी बस। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अपनी बड़ी बहू से इस बारे में बात करती है, जिस पर खुशी अपनी सास से कहती है, माँ जी, पूजा की तो आदत हो गई है घर में कलेश करने की। अरे उसके माँ बाप बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी उसने अपने मायके वालों को यहाँ बुला लिया। मेरी तो मजबूरी थी मायके वालों को यहाँ बुलाने की। मेरी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और अब मैं ससुराल छोड़कर मायके तो नहीं बैठ सकती ना, इसलिए मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को बुला लिया। पर पूजा ने ऐसा क्यों किया? उससे जाकर एक बार पूछती क्यों नहीं आप? बहू, मैं तुझसे बर्तनों की बात कर रही हूँ और तू उसके मायके वालों की। माँ जी, अगर उसके मायके वाले चले जाए ना तो घर में लोग कम हो जाएंगे, और जब लोग कम हो जाएंगे तो बर्तन भी कम हो जाएंगे, और जब बर्तन कम हो जाएंगे तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शांति अपनी बहू से जिस भी बारे में बात करती, खुशी उन सभी बातों को घुमा फिरा के पूजा के मायके वालों पर ले आती, जिस वजह से शांति कुछ नहीं बोल पाती और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से रोज सुबह काम वाली आती, घर के सारे काम के साथ घर के सारे बर्तन भी साफ करके जाती। ऐसे ही एक दिन, मालकिन, आपके घर के बर्तन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इतनी जगह काम करती हूँ पर सबसे ज्यादा बर्तन मुझे आपके घर में धोने पड़ते हैं। अरे क्या करूं, घर में लोग इतना है, जब सदस्य घर के ज्यादा होते हैं तो बर्तन भी तो ज्यादा गंदे होते हैं कि नहीं? वैसे तो ठीक है मालकिन, पर बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन से कहिए ना, कुछ बर्तन वो दोनों खुद भी धो लिया करे, क्योंकि जब भी आती हूँ मैं सुबह से शाम तक के बर्तन अकेले ही धोकर जाती हूँ, एक चम्मच भी साफ नहीं रहता। शांति के घर के बर्तन साफ कर करके बेचारी अब नौकरानी भी परेशान हो चुकी थी, पर शांति के घर के बर्तन कम ही नहीं हो रहे थे और ना ही उसके घर के कलेश। इतने सारे बर्तन! तो आज इस चुड़ैल ने मौके पर चौका मार ही दिया। मैं आज बाहर क्या चलेगी, इसके तो पंख निकल आए। मेरे बस के नहीं है इतने बर्तन धोना, अभी बताती हूँ इस कलमुही को। खुशी सारे गंदे बर्तन सिंक में छोड़कर सीधा अपनी देवरानी के पास जाती है, जहाँ पूजा अपनी माँ के साथ दूध पी रही थी। पूजा देवरानी जी, अगर दूध पीना हो गया हो तो चलकर थोड़ी मेरी मदद करवा दे बर्तन धोने में, क्योंकि आपने अपने मायके वालों के साथ मिलकर घर के सारे बर्तन गंदे कर दिए हैं और बिना बर्तन के तो हम लोग खाना खा नहीं पाएंगे। मेरे घर वालों के बारे में ना सही, पर अपने ससुराल वालों के बारे में तो सोच ही सकती हो आप। दीदी, जब आप हमेशा अपने मायके वालों के साथ पहले ही खाना खा लेती हैं और सारे बर्तन गंदे करके रख देती हैं, तब तो आपको अपने ससुराल वालों का ख्याल नहीं आता, पर जब आज आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो आपको ससुराल वालों का ख्याल आ रहा है। देख रही हैं आंटी जी, पता नहीं क्या संस्कार दिया है आपने अपनी बेटी को, ना ये सास की इज्जत करती है और ना ही अपनी जेठानी की। पूजा बेटा शांत हो जा, तू भी इस घर की बहू है और सच में ना बर्तन बहुत सारे हैं। जाकर थोड़ी सी अपनी जेठानी की मदद कर दे, दोनों साथ में काम करोगे ना तो काम इतना फैला फैला नहीं रहेगा। माँ, कौन सी काम की बात कर रही हो आप? आप उसकी माँ हो या मेरी? घर के सारे काम इस घर की नौकरानी करके जाती है, जेठानी जी तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और बर्तन गंदे करती है। पूजा की ये बात सुनकर खुशी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और हमेशा की तरह एक बार फिर शांति की दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि घर में हो रही लड़ाई मोहल्ले वालों को साफ साफ सुनाई देती है। अब मोहल्ले के लोग भी अपने घरों से शांति के घर में झांकने लगते हैं और शांति से सवाल जवाब करते हैं। शांति अपने मोहल्ले वालों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, पर अपने घर का क्लेश खत्म करने के लिए वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अगर अब तुम दोनों की आवाज इस कमरे से बाहर गई तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर कर दूंगी। पर माँ जी, लड़ाई तो जेठानी जी कर रही हैं। चुप करो तुम दोनों, यह शांति भवन है और शांति भवन में सिर्फ शांति रहेगी। तुम दोनों हमेशा बर्तनों के लिए लड़ती हो ना। अब इस घर में किसी को भी बर्तन धोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब से कोई भी बर्तन में खाना नहीं खाएगा। मैं सारे बर्तन स्टोर रूम में रख लूंगी। अब से तुम सब डिस्पोजेबल में खाना। इतना बोलकर शांति खुद सारे बर्तन धोकर स्टोर रूम में रख देती है और घर में आ जाती है डिस्पोजेबल प्लेट्स, जिसके बाद घर के सभी सदस्य खाने के लिए बर्तनों के बदले
डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेहा एक दिन अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने का प्लान बनाती है और बाकी सबके वहां पहुंचने से पहले ही मॉल में पहुंचकर एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में घुस जाती है और वहां काफी समय बिताने के बाद बिना कुछ खरीदे अपने दोस्तों के वहां पहुंचने पर उनके सामने शॉप से बाहर निकलती है। नेहा की दोस्त अनु कहती है, तुम तो आते ही शॉपिंग करने लग गई। वैसे क्या क्या खरीदा तुमने? अरे गई तो मैं खरीद नहीं थी, पर कुछ पसंद ही नहीं आया। वैसे तो मैं सारी शॉपिंग उस नए मॉल से करती हूँ जहाँ पर सारे ब्रांडेड शोरूम है ना। यहाँ तो मैं वैसे ही देखने लग गई। सोचा शायद कुछ मिल जाए, लेकिन बैड लक। हाँ, नए मॉल की शॉपिंग दिख रही है। कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है तुमने। ये भी वहीं से खरीदी होगी ना? बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते ही उसी नए मॉल से ली है मैंने। सुंदर लग रही है। मॉल में कौन सी शॉप है बताना, मुझे भी लेनी है। असल पे ना मैं तो बस चलते हुए जहाँ जो अच्छा लगा उसी शॉप में चली जाती हूँ। अब ऐसे याद नहीं, जब दोबारा जाऊंगी ना तो मैं ही ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। अनु नेहा की बात मान लेती है और सब दोस्त मॉल में घूमने खाने पीने लगते हैं। ये नेहा की जिंदगी है जो अपने ससुराल में पति राकेश और सास शोभा के साथ रहती है, लेकिन उसे परिवार से ज्यादा प्यार सिर्फ ब्रांडेड सामान खरीदने, दोस्तों के साथ घूमने और शो ऑफ करने से होता है, जिससे शोभा और राकेश बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन नेहा तैयार होकर घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोक लेती है। अरे नेहा रुक तो, जब देखो दोस्तों के साथ घूमती ही रहती है, कभी घर पर भी ध्यान दे दिया कर। और ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, कहाँ से ले आई? मम्मी जी, आप ना मेरे कपड़ों और सामान की फिक्र मत किया करो, मेरे पास हर चीज का जुगाड़ है। अब आई एम लेट, बाय। ये कहकर नेहा चली जाती है और दोस्तों के साथ घूमने लगती है। इसी तरह नेहा अपने दोस्तों के बीच सही रौब बना कर रखती है, जिससे राकेश और शोभा बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन नेहा उनकी एक नहीं सुनती। इसी तरह समय बीतता रहता है और नेहा की एक दोस्त की ननद की शादी फिक्स होती है, जिसके बाद से नेहा सोच में पड़ जाती है। हाँ, उसकी शादी नज़दीक आ रही है और मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादी में क्या पहन कर जाऊँ। मेरे सारे दोस्त डिज़ाइनर साड़ी और लहंगा पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो सारी साधारण साड़ियाँ हैं। डिज़ाइनर साड़ी तो बहुत महंगी आएगी। इतनी शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी कुछ पहनने के लिए नहीं है। और जो तुम ये सब महंगे कपड़े पहनती हो, उनका क्या हुआ? इतने सब के बाद भी कुछ नहीं है, ये कैसी बात हुई? होगा भी कैसे, वो डिजाइनर कपड़े कुछ रेंट पर लाती है, कुछ लोकल मार्केट से खरीदती है और कुछ सामान चोर बाजार से लेकर आती है। तो भला ये सब दिखावा ज्यादा लंबे समय तक थोड़ी ना चलेगा। अपनी माँ की बात सुन राकेश हैरान रह जाता है। क्या सिर्फ कुछ 4 लोगों को शो ऑफ करने के लिए तुम ये सब करती हो? ओ प्लीज, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मेरी लाइफ से दूर ही रहो तो अच्छा है। नेहा की सास उसे समझाती है। नेहा, मैं फिर बोल रही हूँ, ये सब झूठा दिखावा और उसके लिए ऐसे चोर बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाना सही बात नहीं है। कौन जाने वहाँ किस तरह का सामान मिलता है। इसलिए अब जो ये तेरे पास साड़ियाँ हैं ना, बहुत सुंदर है, उसमें से कुछ भी पहन ले और ये सब अब छोड़ दे बेटा। मम्मी जी, आप नहीं समझोगी, उनमें से कोई भी साड़ी डाल के जाऊं? आज तक सब यही समझते हैं कि मैं ब्रांडेड सामान लेती हूँ, तो अब मैं शादी पर तो अपना राज नहीं खुलने दे सकती। और इस पर एक बार फिर नेहा चोर बाजार जाने का प्लान बनाती है। वहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे एक नई डिजाइनर साड़ी सस्ते में मिल जाती है, जिसके बाद उसकी नजर एक डायमंड नेकलेस पर पड़ती है। भैया, ये नेकलेस कितने का है? दिखने में तो बिल्कुल असली डायमंड का लगता है। मैडम, चोर बाजार में असली माल ही मिलता है, जो दूसरों से चुरा कर आपको देता है। क्या ये सब चोरी का है? भला कपड़े कौन चोरी करता है? अरे मैडम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये सब रिजेक्टेड माल होता है, नकली भी होता है। आपको ये नेकलेस बहुत सस्ते में मिल जाएगा और आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा, खरीद लो। नेहा नेकलेस खरीदकर खुश हो जाती है और आगे बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लेती है। अब नेहा की चिंता खत्म हो गई थी। उसके पास शादी पर पहनने के लिए डिजाइनर साड़ी के साथ अच्छा नेकलेस भी आ गया था, जिसे वो हजारों का बताकर अपना इम्प्रेशन जमाने वाली थी। अब आखिर शादी का दिन भी आ जाता है। नेहा और राकेश तैयार होकर शादी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह नेहा, तुम आज फिर नए डिजाइनर की साड़ी पहनकर आई, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन आज की सारी लाइमलाइट साड़ी से चुराकर ये नेकलेस चुरा रहा है। मेरा तो इस पर दिल आ गया। कितना सुंदर डायमंड का नेकलेस है। इतनी खूबसूरत और महंगी डिजाइनर साड़ी के साथ
ऐसे ही थोड़ी कोई मामूली ज्वेलरी पहन लेती, इसलिए कल स्पेशली जाकर नेकलेस खरीद कर लाई हूँ। नेहा का पति राकेश उसकी बातें सुनकर काफी शर्मिंदा सा होता है, पर वो कुछ नहीं बोल सकता। नेहा इसी तरह अपनी हर दोस्त के आगे अपने कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफों की पोल बांधती है और उसका शो ऑफ चालू रहता है। कुछ देर बाद जैसे ही नेहा और राकेश स्टेज पर चढ़ रहे होते हैं तो दुल्हन की माँ मालती की नजर नेहा के नेकलेस पर पड़ती है। अरे अरे नेहा रुको तो, ये नेकलेस तुमने कहाँ से खरीदा है? नेहा मालती की बात सुनते ही घबरा जाती है और अपने घर के पास वाले ज्वेलर्स का ही नाम ले लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ज्वेलर्स तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा और किसी का काम करते नहीं। अरे करते हैं ना, वो एक्चुअली ये बस उनके पास एक ही पीस आया था तो मैंने ले लिया। नेहा की बात पर मालती को भरोसा नहीं होता और वो उसे नेकलेस उतार कर दिखाने के लिए कहती है, जो नेहा को बहुत अजीब लगता है। ये आप कैसी बात कर रही हो आंटी? आपको मेरा नेकलेस क्यों देखना है? क्योंकि ये मेरा नेकलेस है जो कल चोरी हो गया था। मालती की बात सुन नेहा और राकेश हैरान रह जाते हैं और लोगों के बीच भी बातें बनने लगती है। अरे वाह, नेहा डिजाइनर बोलकर चोरी का माल पहनती हो। ये कहते हुए सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और नेहा की आंखें शर्म के मारे झुक जाती है। तभी राकेश उसके गले से नेकलेस उतारकर मालती को दिखाता है। ये आपका है? मालती नेकलेस को अच्छे से चेक करती है और कहती है कि वो उसी का है। कल चोरी हुआ और आज तुम्हारे पास कैसे? चोर बाजार से और कैसे? सबको पता है कि चोरी किया हुआ माल इतनी जल्दी वहीं मिल सकता है। अब पता चला ये हर दूसरे दिन इतने महंगे सामान लेकर कहां से आती थी। सब दूसरों से चोरी किया हुआ सामान था। ये सब सुन के नेहा का शर्म के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो अपने पति राकेश के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते भर नेहा का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतने लोगों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती हुई। नेहा रोते हुए घर में घुसती है। शोभा नेहा को रोते हुए देख बहुत हैरान रह जाती है। अरे क्या हुआ नेहा? और तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जल्दी से बताओ मुझे। राकेश अपनी माँ को शादी में हुआ पूरा किस्सा बताता है, जिस पर शोभा एक बार फिर अपनी बहू को समझाती है। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि झूठ के पांव नहीं होते। आखिर में एक दिन वो गिरता ही है। इसीलिए तुम्हारे पास जो है, जितना है, तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे यूं बढ़ चढ़ कर दिखावे में लोगों के सामने दिखाना ठीक बात नहीं है। लोगों का क्या है? आज तुम्हारे पास पैसा दिखा तो तुम्हारे, कल किसी और के पास पैसा दिखेगा तो उनके हो जाएंगे। उनमें कोई भी तेरा असली दोस्त नहीं था, क्योंकि अगर कोई असली दोस्त होता ना तो उसे तेरे पैसों से नहीं तुझसे मतलब होता। मुझे माफ कर दे माँ जी। आप लोगों ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, पर मेरे दिमाग में हमेशा दिखावे का भूत सवार था। आखिर मुझे अपने किए की सज़ा मिलनी ही थी। आज के बाद मेरे पास जो है, जैसा है, मैं उसी में खुश रहूंगी। कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके बाद से नेहा अपना दिखावा करने और चोर बाजार जाने की आदत छोड़ देती।